अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है कि जो यूडीपी का प्रोटोकॉल है ये कैसे काम करता है और इसको हम कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं टीसीपी के बारे में। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसको हम कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि दो जो एंड होस्ट होते हैं उनके दरमियान अगर टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश आपने करना है तो उससे पहले 3 स्पेशल टाइप के मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। उनको हम इस सारे जो प्रोसेस को हम कहते हैं 3 वे हैंडशेक, ठीक है। कोई भी आपसे ये पूछ सकता है कि इंटरव्यू में या कहीं भी आप जाते हैं तो 3 वे हैंडशेक किस में होता है, टीसीपी में होता है या यूडीपी में? तो आपको पता होना चाहिए कि वो टीसीपी में होता है। तो अभी हमने देखना है कि अच्छा यूडीपी क्यों हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये कैसे काम करता है और हम जो है ना यूडीपी को किस तरह की एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो यूडीपी है, अगर आप इसकी फंक्शनैलिटी देखें ना तो टीसीपी के मुकाबले में इसमें जो मिनिमम एक ट्रांसपोर्ट लेयर को सर्विसेज देनी चाहिए ना, ये मिनिमम जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड कर रहा होता है। हमने कहा था कि टीसीपी के प्रोटोकॉल में क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं। वो फ्लो कंट्रोल हमें करके देता है, वो कंजेशन कंट्रोल करता है, वो रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र करता है। रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि जितना भी आप डाटा सेंड करेंगे एक टीसीपी सॉकेट में, जितना भी डाटा आएगा एप्लीकेशन लेयर उसको देगी और वो जो रिसीवर एंड है वो सारा का सारा डाटा जो है ना उसी तरह रिसीवर साइड पे पहुंचेगा। तो अगर दरमियान में ड्यू टू एनी रीज़न कोई पैकेट करप्ट हो जाता है तो रिसीवर साइड क्या करती है, वो एक स्पेशल मैसेज सेंड करती है सेंडर को कि मुझे ये डाटा जो है ना दोबारा सेंड करो। तो सेंडर क्या करता है, उसको दोबारा डाटा जो दोबारा सेंड कर देता है। अगर दोबारा मसला हो जाए तो वो दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करेगा। जब तक आपके पास 100% डाटा जो है ना विदाउट एनी एरर रिसीवर तक नहीं पहुंच जाता, वो ये रीट्रांसमिशन जो है ना वो होती रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो टीसीपी है ये रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इसमें जितना भी डाटा है वो आपका सेंडर रिसीवर साइड पे पहुंच जाएगा। तो यूडीपी है, ये जो फंक्शनैलिटी है ये अनरिलायबल डाटा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये आपको गारंटी नहीं करता कि जो भी आपका डाटा है वो सारे का सारा जो है वो रिसीवर साइड पे पहुंच जाएगा। इसमें जो मिनिमम फंक्शनैलिटी एक ट्रांसपोर्ट लेयर को देनी चाहिए ना वो बस होती है। मिनिमम फंक्शनैलिटी क्या है, वो एक फंक्शनैलिटी ये है कि आपकी जो मल्टीप्लेक्सिंग है ना और डी मल्टीप्लेक्सिंग ये एट लीस्ट एक ट्रांसपोर्ट लेयर को करनी चाहिए। तो ये आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग की यूडीपी करवा रहा होता है। और साथ में आप ये कह सकते हैं कि ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि आपके पास कोई भी कनेक्शन स्टार्ट होने से पहले कुछ स्पेशल मैसेजेस एक्सचेंज नहीं होते बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। टीसीपी में क्या होता था कि जब भी आपने दो डिवाइसेस के दरमियान एक टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको हैंडशेक करवाना होता है, ठीक है। वो स्पेशल मैसेजेस जाते हैं, उसके बाद जो है ना आपका टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। वो स्पेशल मैसेजेस की स्पेशल नेम्स है, वो जो आप लैब करेंगे तो उसमें आपको आइडिया होगा कि उनके नेम्स क्या हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा उसको बता देता हूँ, लेकिन अभी आपको उसकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या है। तो वो सबसे पहले जो पैकेट जाएगा उसको हम सिन पैकेट कहते हैं। उसके बाद सिन एक आता है, ठीक है। और उसके बाद आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि जो भी आपने डाटा आपको चाहिए होता है। तो जब ये आप लैब करेंगे तो उसमें आप ये चीज़ें देखेंगे जो हम मैं कह रहा हूँ 3 वे हैंडशेक होता है। 3 वे हैंडशेक जो है ना वो आप एक्चुअल में देखेंगे किस तरह 3 वे हैंडशेक होता है। जब भी आपने किसी भी सर्वर के साथ एक टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं तो वो हर दफ़ा एक स्पेशल वे में 3 वे हैंडशेक हो रहा होता है जब भी आप किसी के साथ टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। जबकि यूडीपी का जब भी कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तो इसमें कोई भी हैंडशेक का प्रोसेस नहीं होता है। जब भी आपने डाटा सेंड करना होता है आपका कंप्यूटर क्या करता है, उसमें सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और उसका सोर्स पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर डालेगा और उसको नेटवर्क लेयर को दे देगा। उसमें कोई भी जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ें और हेडर में नहीं होंगी। तो इसका जो हेडर होता है बड़ा सिंपल सा होता है। उसमें क्या होता है, आपके पास सोर्स पोर्ट नंबर होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है, एक लेंथ की फील्ड होती है। लेंथ की फील्ड बता रही होती है कि आपको जो पूरा जो पैकेट का साइज़ है वो कितना है। उसके बाद चेकसम होता है। चेकसम उसमें बस यही बताता है कि इस जो पैकेट में कोई एरर है कि नहीं। अगर एरर होगा तो
यूडीपी उसको रीट्रांसमिट नहीं करवाता। अगर रिसीवर साइड पे जाके हम चेकसम्स को देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि आपका जो पैकेट है वो उसमें कुछ एरर है, तो टीसीपी यूडीपी क्या करेगा, सिंपली उसको डिस्कार्ड कर देगा, उसको रीट्रांसमिशन के लिए सेंडर को मैसेज नहीं सेंड करेगा। इसलिए हम कहते हैं आपका वो जो यूडीपी है वो अनरिलायबल है। ठीक है, अगर आपका पैकेट ड्यू टू एनी रीज़न उस करप्ट हो जाता है तो यूडीपी उसको रिकवर नहीं करवाएगा। अब हम देखते हैं कि अच्छा किस तरह की एप्लीकेशन जो है वो यूडीपी को यूज़ करती हैं। आपके पास इसके लिए जो एक सबसे फेमस एग्जांपल है वो जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वो डीएनएस की है। डीएनएस जो है वो आपके डीएनएस की जो डीएनएस क्योंकि एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूडीपी के प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। डीएनएस की क्यूरी जब भी क्रिएट होती है तो वो यूडीपी सॉकेट क्रिएट करती है और यूडीपी सॉकेट के थ्रू वो उसका पैकेट सेंड हो जाता है। क्योंकि यूडीपी डीएनएस का जब हम प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होते हैं तो डीएनएस के प्रोटोकॉल में क्या होता है कि हमें सिर्फ आईपी एड्रेस चाहिए होता है, हमें एक डीएनएस सर्वर के साथ कॉन्टैक्ट करना होता है। तो अगर आप सबसे पहले हैंड शेक करेंगे और उसके बाद आपको आईपी एड्रेस मिलेगा तो इससे क्या होगा कि आपका जो डिले है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप वेबसाइट आपकी ओपन होने में बहुत ज़्यादा देर के बाद होगी, क्योंकि पहले उसने आईपी एड्रेस उसे चाहिए, तो उसके लिए 3 वे हैंडशेक है। तो हमने कहा था कि आपको एट लीस्ट 2 RTT चाहिए, उसके बाद आपको रिस्पांस आएगा। अगर आप डीएनएस को टीसीपी पे करते हैं तो एट लीस्ट 2 RTT चाहिए। तो वो ही अगर डिले इतना ज़्यादा होगा उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जाएगी तो उसमें दोबारा आपको 2 RTT चाहिए, तो आपको 4 RTT जो है ना वो फिर लग जाएंगे अगर आप डीएनएस को भी टीसीपी पे यूज़ करते हैं। तो RTT आपने पढ़ा था, इसको हम कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम, कि एक जो सेंडर से रिसीवर तक का टाइम एंड देन रिसीवर से सेंडर तक का जो टाइम होता है उसको हम RTT कहते हैं। जब नेटवर्क लेयर के पास वो पैकेट आ जाएगा जो कि डीएनएस ने दिया है, यूडीपी में के पास किया है, तो यूडीपी के पास वो नेटवर्क लेयर को जाता है। तो नेटवर्क लेयर का जो पैकेट होगा वो उसको जो भी डीएनएस सर्वर है ना उसका आईपी एड्रेस उसमें लगाएगा और उसको फॉरवर्ड कर देगा। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए वो सारा प्रोसेस नहीं होगा। और जब भी वो पहुंच जाएगा डीएनएस सर्वर के बाद, उसका जो है ना रिप्लाई जो आएगा तो उसमें उसका आईपी एड्रेस होगा और आपका 1 RTT में आपको रिस्पांस मिल जाएगा। जो भी आपको आईपी एड्रेस है वो आपको 1 RTT में मिल जाएगा, वरना आपको 2 RTT लगने देगा टीसीपी अगर आप यूज़ करते। इस तरह अगर लेट से आप डीएनएस सर्वर के साथ आपने क्यूरी सेंड की है, वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है या वो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो गया, तो इसमें क्या होगा कि आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक दफ़ा आपने क्यूरी सेंड कर दी है वो लॉस हो जाती है तो आप दोबारा सेंड कर देंगे। आपको पीसी क्या करता है, एक दफ़ा वो सेंड करता है, अगर रिस्पॉन्ड नहीं आता तो दोबारा सेंड कर देता है। तो अब आपके क्वेश्चन होगा कि अच्छा हम फिर क्यों यूज़ करते हैं, यूडीपी हमें कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं दे रहा, अनरिलायबल है। तो कोई भी एप्लीकेशन का जो डेवलपर होगा वो यूडीपी को यूज़ ही क्यों करेगा। यूडीपी के ना कुछ एप्लीकेशन में हमारे पास फ़ायदे हैं। अगर हम यूडीपी को यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा एप्लीकेशन जो है ना हमें अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि अच्छा हम किस तरह की जो एप्लीकेशन हैं या कौन कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से हम यूडीपी को प्रेफर करेंगे ओवर टीसीपी। उन रीज़न को स्टडी करने से पहले कि हम किन रीजंस की वजह से यूडीपी को यूज़ करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि यूडीपी का जो सेगमेंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें एक सोर्स पोर्ट नंबर होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा, एक लेंथ की फील्ड होगी। लेंथ की फील्ड में क्या होता है, आपके पास ये जो हेडर है यूडीपी का और ये एप्लीकेशन लेयर का जो डाटा है, ये सारा मिला के जितनी भी लेंथ बनेगी ना वो यहाँ पे लिखी होगी। और इधर जो भी नंबर आएगा, लेट से आ जाता है ये 100 आ जाता है, इसका मतलब ये है कि 100 बाइट्स हैं। जिस 100 बाइट्स का ये एक सेगमेंट है। और यहाँ पे चेकसम होगा, ये 16 बिट का होगा, ये भी 16 बिट का होगा, ये भी 16 बिट और ये भी 16 बिट का होगा। तो अब हम देखते हैं अच्छा किन रीजंस की वजह से हम
जो है ना वो यूडीपी को प्रेफर करेंगे। आप आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो टीसीपी होता है ना, जब भी कोई एप्लीकेशन टीसीपी लेयर को डाटा देती है तो वो फ़ौरन जो है ना नेटवर्क लेयर के पास नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि टीसीपी ने कुछ देर वेट करती रहती है कि आपके पास जो डाटा है ना वो या तो कुछ पहले तो डाटा एक्यूमुलेट करती है। ठीक है, और दूसरा जो है ना एक रीज़न ये होती है कि जब भी टीसीपी लेयर जो होती है ना वो डाटा उसके पास एप्लीकेशन लेयर से आ रहा होता है तो उसको कुछ पैकेट्स पहले सेंड करेगी और उसके बाद उनकी एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगी। एक्नॉलेजमेंट जो होती है ना वो हर एक पैकेट के लिए टीसीपी में सेपरेट आती है। फॉर एग्जांपल पैकेट नंबर 1 गया, उसके बाद पैकेट नंबर 2 गया, फिर पैकेट नंबर 3, फिर पैकेट नंबर 4 गया, उसने 4 पैकेट सेंड कर दिए। उसके बाद जो रिसीवर होगा वो हर एक पैकेट की सेपरेट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो एक्नॉलेजमेंट पैकेट 1 की भी आ गई है, 2 की आ गई है। ठीक है, 3 जब तक 4 की नहीं आएगी ना वो पैकेट जो 5 को नहीं भेजेगा। ठीक है, तो जब तक पिछले सारे पैकेट्स की एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती वो अगले पैकेट्स नहीं भेजता। इसलिए हमारा जो है ना वो टीसीपी में ज़्यादा कंट्रोल हमारे पास नहीं होता कि आपका जो डाटा है आप जब चाहें उसको सेंड कर दें। तो इसकी मज़ीद डिटेल आप बुक में जब रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये जो कोर्स है ना इसमें मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि लेक्चर्स के साथ जो है ना बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बुक रीडिंग जब तक आप नहीं करेंगे, अगर सिर्फ आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ना तो अभी जाके आप बुक खोलेंगे ना जितना आपने पढ़ लिए तो आप बुक में जाके देखेंगे हमने तो ये पता भी नहीं चला इतना ज़्यादा पढ़ लिए। तो बुक की रीडिंग जो है ना वो आपने मस्ट करनी है और उससे जब आपके बुक रीडिंग करेंगे आपके और भी क्वेश्चन रेज होंगे। जब क्वेश्चन रेज होंगे तो आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उस तरह आपके जो कंसेप्ट हैं मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अपने माइंड में रखना है ये कि बहुत पुराने ये प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, 1970-80s के प्रोटोकॉल हैं, उसके बाद इस तक अभी तक ये यूज़ हो रहे हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन को यूज़ कर रही हैं तो उसमें बहुत जो है ना इसमें कम्प्लेक्सिटी हो सकती है। कुछ में ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होगी, कुछ में कम होगी, लेकिन आप जब तक बुक रीडिंग लाइन बाय लाइन नहीं करेंगे आपको जो चीज़ें हैं वो फुली अंडरस्टैंड नहीं होंगी। तो यूडीपी में हम कह रहे थे कि कंट्रोल हमारा होता है यूडीपी में अगर हमने पैकेट फ़ौरन सेंड करना है, क्योंकि यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करता। जब भी आप पैकेट देंगे एप्लीकेशन लेयर से डाटा आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। अगर आप यूडीपी का ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं तो आपका डाटा फ़ौरन नेटवर्क लेयर के पास चला जाएगा, क्योंकि इसने तो वेट ही नहीं करना ना मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आ जाए। जो जितना डाटा आता जा रहा है वो क्या करता है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर उसमें सोर्स पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लगा के और बाकी लेंथ कैलकुलेट करके चेकसम लगा के वो आगे सेंड करती जा रही है। वो ये वेट नहीं कर रही कि मेरे पास रिस्पॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। रिस्पॉन्स का वेट सिर्फ टीसीपी में होता है, क्योंकि टीसीपी ने अगर देखना है थोड़ी देर तक वो एक्नॉलेजमेंट का ये नहीं है कि हमेशा के लिए टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट का वेट करते ही रहता है प्रोटोकॉल। उसमें एक सर्टन टाइम तक वेट करता है, अगर उस तक उसका रिप्लाई नहीं आता तो वो खुद ब खुद उसको रीसेंड कर देता है। लेकिन ये उसमें होता है कि जब तक कंप्लीट पैकेट पिछले वाले नहीं चले जाते ना वो आगे वाले सेंड ही नहीं करता। तो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता कि कब आप पैकेट सेंड कर लें। और दूसरा इसका एक फ़ायदा है यूडीपी का, इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती। तो कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट जब नहीं होती यानी कि हम कनेक्शन इस्टेब्लिश ही नहीं करते, हम जो डाटा होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंड कर देते हैं, तो उससे आपके पास फ़ायदा ये होता है कि आपका जो टाइम डिले है वो कम हो जाता है। और दूसरा जो है ना आपकी कोई कनेक्शन स्टेट नहीं होती। आगे जाके हमने टीसीपी में के बारे में जब डिटेल से पढ़ेंगे उसमें देखेंगे आपके पास कनेक्शन की हर एक कनेक्शन की सेपरेट स्टेट जो है ना मेंटेन्ड होती है आपके एंड सिस्टम में। तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें डाटा होता है, जबकि यूडीपी में वो कनेक्शन स्टेट इस्टेब्लिश ही नहीं होती है। आपकी जो काम कर रहा होता है जो आपका प्रोसेसर, उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हर एक कनेक्शन के लिए जब एक स्टेट मेंटेन करेंगे आगे जाके हम जब स्टेट्स पढ़ेंगे किस तरह की फाइनाइट स्टेट मशीन बनती है तो उसमें आप देखेंगे कि हर एक टीसीपी कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जो डाटा है वो हमें ये बहुत ज़्यादा डाटा इन द फॉर्म ऑफ
स्टेट पैरामीटर्स हमें वो रिमाइंड करने पड़ते हैं। आपका पीसी जो है ना उसको देख रहा होता है तो बार बार उनकी स्टेट को चेंज कर रहा होता है। तो अभी नेक्स्ट हम यही देखेंगे कि अच्छा आपके पास जो टीसीपी की जो स्टेट है वो किस तरह मेंटेन होती है। तो वो काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि टीसीपी के में हमें करना पड़ता है। और उसके बाद आपका जो टीसीपी का जो अगर देखें ना हेडर का जो साइज़ होता है वो 20 बाइट्स का, जबकि यूडीपी का जो हेडर है वो 8 बाइट का है। तो आप ये इसमें आपको ये फ़ायदा है कि यूडीपी अगर आप यूज़ करते हैं आपका जो हेडर साइज़ है वो कम है। तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये आमतौर पे ना कोई इंटरव्यू में ये ज़रूर पूछ लेते हैं, बहुत ये कॉमन क्वेश्चन है कि टीसीपी का जो हेडर साइज़ है वो कितना है और यूडीपी का कितना है। टीसीपी का 20 बाइट्स हैं और यूडीपी के 8 बाइट्स हैं। और लास्ट में एक जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि कोई कंजेशन कंट्रोल नहीं होगी। यूडीपी क्या करता है वो ये नहीं देखिएगा कि आपके नेटवर्क में कंजेशन हो रही है कि नहीं हो रही, ये डाटा बस भेजता जाएगा। जितना फास्ट आप इसमें भेजेंगे ये भेजता रहेगा। क्योंकि कंजेशन कंट्रोल में क्या होता था टीसीपी में कि अगर आपके नेटवर्क में कंजेशन हो रही है, डाटा बहुत ज़्यादा आ रहा है, डिलेज बढ़ रहे हैं, तो आपका जो टीसीपी ऑटोमेटिकली अपना जो सेंडिंग रेट है उसको कम कर देता है। इसके बाद हम आते हैं कि किस तरह जो टीसीपी जो है ना रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र की सर्विस हमें देते हैं। तो अगर आप देखें चैप्टर 3 में जो सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है वो यही है कि किस तरह आपने रिलायबली डाटा ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है, अभी आपने टीसीपी को भूल जाएं, आप यूडीपी को भी भूल जाएं, अभी हमने क्या करना है स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम बनाना है, खुद से बनाने की कोशिश करनी है कि अगर हमने दो डिवाइसेस के दरमियान रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। हम एल्गोरिदम अगर खुद डिज़ाइन करना चाहें तो उसके लिए किन किन चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये देखें नेटवर्किंग के टॉप 10 जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं जिस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उसमें एक जो चीज़ आपको मिलेगी वो ये मिलेगी कि किस तरह हम डाटा को रिलायबली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपका जो डाटा है वो कम से कम टाइम में जाए और उसमें आपका जो डाटा है वो उसकी इंटेग्रिटी जो है ना डिस्टर्ब ना हो और आपको जो डाटा है वो 100% वो चला जाए। तो इसमें अगर आप देखें आपके पास जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो क्या कर रही होती है, उसमें दो प्रोसेस रन सब प्रोसेस रन कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन लेयर में एक सेंडिंग प्रोसेस होगा और रिसीवर प्रोसेस होगा। जब भी एप्लीकेशन लेयर ने डाटा सेंड करना होगा, जो उसको कोई भी डाटा होगा तो क्या करेगी वो ये जो एक फंक्शन कॉल करेगी, ठीक है। वो हम सॉकेट प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो उसमें हम देखेंगे फंक्शन का नाम क्या है। तो अभी के लिए इतना ही आप याद रखेंगे, एक फंक्शन होगा, ठीक है। उसने वो फंक्शन कॉल करना है, उस फंक्शन को वो डाटा उसने दे देना है और वो जो डाटा है फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को चला जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी एक रिलायबल चैनल आपको प्रोवाइड करती है। तो हमने ये एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है इसके लिए कि हम कैसे एक जो है ना रिलायबल चैनल क्रिएट करें, क्योंकि जो नेटवर्क लेयर है वो अनरिलायबल है। नेटवर्क लेयर हमें इस चीज़ की गारंटी नहीं करती आपका जो डाटा है वो 100% जो है ना वो दूसरी साइड पे पहुंच जाएगा। तो हमने उसके ऊपर कुछ इस तरह की फंक्शनलिटी ऐड करनी है जिससे आपका जो डाटा है वो रिलायबल वे में चला जाए। तो रिसीवर साइड पे जब भी आपका डाटा आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास तो उस वहाँ से भी एक फंक्शन जो है ना वो कॉल होगा जो कि डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर से लेगा। वो उसने ले लिया एक दफ़ा, ये उसके बाद और डाटा आएगा दोबारा वो फंक्शन कॉल करेगा, वो डाटा जो है ना वो ट्रांसपोर्ट लेयर से एप्लीकेशन लेयर के पास चला जाएगा। तो इसमें देखें आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर में ये जो फंक्शन है ये भी आपको अभी याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको जब आप बार बार देखेंगे ना आपको खुद बहुत ही याद हो जाएंगे कि अच्छे कौन कौन से फंक्शन कॉल होते हैं। तो जब भी डाटा आपके पास आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, ये फंक्शन कॉल करेगी RDT सेंड। तो ये हम कह रहे हैं कि ये रिलायबल डाटा ट्रांसपोर्ट का प्रोटोकॉल है जिससे हम डाटा सेंड करेंगे तो ये फिर चला जाएगा नेटवर्क लेयर के बाद। ये जो अनरिलायबल चैनल है ये नेटवर्क लेयर
नेटवर्क लेयर जो है वो अनरिलायबल चैनल है। तो इसका मतलब ये है कि ये UDP सेंड का जो फंक्शन है, जब भी हम कॉल करेंगे ये डाटा नेटवर्क लेयर के पास आ जाएगा और जो नेटवर्क लेयर है वो अनरिलायबल है। फिर जब हम RDT रिसीव का फंक्शन कॉल करते हैं, ये फंक्शन कौन कॉल करता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर कॉल करती है। तो उससे जो डाटा होगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आ जाएगी। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ने डाटा क्या करना है, उसने सारी चीज़ें उसमें चेक करनी है कि डाटा जो है ना ठीक पहुंचा या नहीं पहुंचा, मुझे रीट्रांसमिट करने की ज़रूरत है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें उसने चेक कर ली। तो वो फिर उसको ये फंक्शन कॉल करेगी ट्रांसपोर्ट लेयर, वो जो डाटा है वो एप्लीकेशन लेयर के पास चला जाएगा। तो इस तरह की का एक हम एल्गोरिथम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये 100% जो है डाटा हमारा किस तरह सेंडर से रिसीवर तक पहुँच। तो ये सेंडर साइड है और ये रिसीवर साइड है, ठीक है। तो उसके लिए हमने कहा है कि आपके पास जब भी डाटा एप्लीकेशन लेयर से आएगा तो हम ये फंक्शन कॉल करेंगे। ये फंक्शन जब इसमें सारा जो प्रोसेस होगा वो पैकेट इधर तक आएगा, इस फंक्शन ये हम कॉल करेंगे, वो नेटवर्क लेयर के पास आ जाएगा, नेटवर्क लेयर से रिसीवर साइड पे जाएगा, रिसीवर साइड पे ये फंक्शन कॉल होगा और फिर वो इस इसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा और एप्लीकेशन लेयर पे चला जाएगा। तो ये इसमें बताया गया कि RDT का फंक्शन कहाँ से कहाँ कॉल होता है, कॉल्ड फ्रॉम अबव, ठीक है। जब भी एप्लीकेशन लेयर ने डाटा सेंड करना होता है ना, तो एप्लीकेशन लेयर ये फंक्शन कॉल करेगी, उसके बाद क्या होगा, वो डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आ जाएगा। उसके बाद ये जो फंक्शन है कॉल्ड बाय RDT, आपका जो रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र की वाली साइड है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो उसको कॉल करेगी। तो उससे क्या होगा, आपका जो डाटा है वो नेटवर्क लेयर के पास चला जाएगा। उसके बाद कॉल्ड व्हेन पैकेट अराइव ऑन रिसीवर साइड ऑफ द चैनल, तो ये फंक्शन जब तब कॉल होगा जब रिसीवर साइड पे आपका पैकेट आ जाएगा, तो ये फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद फिर ये डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आ जाएगा, उसने जो भी उस पर प्रोसेस करना है वो ट्रांसपोर्ट लेयर करेगी। उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा और आपका जो डाटा है वो एप्लीकेशन लेयर पे चला जाएगा। तो अभी हम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हम एक रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र का प्रोटोकॉल बना दें, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे मसले हैं जो जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अच्छा इस तरह कर लें तो इतनी इजीली रिलायबली डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, दरमियान में हमें और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने रिलायबली डाटा ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। लेकिन ये जो एल्गोरिथम हम डिज़ाइन करेंगे ये दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। तो हम फाइनाइट स्टेट मशीन को यूज़ करेंगे टू डेवलप एन एल्गोरिथम, ठीक है। तो फाइनाइट स्टेट मशीन में क्या होता है, आपके पास स्टेट्स होती हैं और एक स्टेट से जब आप दूसरी स्टेट में जाते हैं तो उस कोई किसी कंडीशन की बेस पे जा रहे होते हैं। तो इसमें जो स्टेट हम इसमें लिखा गया कि स्टेट आगे जाके जो स्टेट्स आ रही हैं उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन क्या शो कर रही है। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, आपका पास जो स्टेट इंफॉर्मेशन, ये जो बॉक्सेस होंगे, ठीक है, ये जो सर्कल्स होंगे, इसमें जो लिखा गया ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, ये भी एक सर्कल है, इसमें भी स्टेट 2 है। तो स्टेट 1 से 2 में जब आप जा रहे हैं तो ये कुछ ऊपर लिखा है और कुछ नीचे लिखा होगा, आगे जाके आप देखें तो इवेंट काजिंग स्टेट ट्रांजिशन। तो इसका मतलब है ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन होगी उसमें वो इवेंट होगा जो कि काज करेगा, अच्छा आप इस स्टेटस में जा रहे हैं तो इवेंट कौन सा था, ठीक है। जो नीचे चीज़ें लिखी होंगी वो एक्शन होंगे कि जब वो इवेंट काज हुआ है उसके बाद उस पर एक्शन कौन से परफॉर्म हुए। तो इवेंट ओवर एक्शन आपने याद रखना है, इवेंट ओवर एक्शन की इंफॉर्मेशन है। तो अभी हम जो है ना ये डेवलप करने लगेंगे, अच्छा वो रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको प्रोटोकॉल किस तरह का जो है ना वो होना चाहिए। तो ये आपको RDT रिलायबल डाटा ट्रांसपोर्ट जो है ना 1.0 है, ठीक है। तो इसमें दो हम बहुत बड़ी एजम्पशंस कर रहे हैं। हम ये एजम्पशन कर रहे हैं कि आपका कोई भी बिट एरर नहीं आएगा और आपका कोई भी पैकेट लॉस नहीं होगा। ये बहुत बड़ी एजम्पशन है जो कि रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। जबकि हमें बताया कि आपके बिट एरर भी आ सकते हैं, पैकेट भी लॉस हो सकते हैं। तो ये एजम्पशन जब आपने एक बड़ा टास्क करना होता है तो शुरू में आप बहुत ज़्यादा एजम्पशन लेते हैं और फिर क्या उससे क्या आपको फ़ायदा होता है, आपका जो सोल्यूशन होता है वो आसान हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उन एजम्पशन को रिमूव करते जाते हैं और उसमें कम्प्लेक्सिटी ऐड करते जाते हैं। तो अगर ये आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप एक ही साथ बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, उसको सॉल्यूशन निकालते हैं,
तो वो आपका एक तो सोल्यूशन एक एफिशिएंट भी नहीं होगा, और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। उसको सॉल्व करना जो है ना, उसको एल्गोरिथम या उसके लिए एल्गोरिथम डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो शुरू में हमने ये एजम्पशन ले लिए हैं कि नो बिट एरर होगा, नो लॉस होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इन एजम्पशंस को ना हम रिमूव करते जाएंगे, और उसमें एक्स्ट्रा जो है ना फंक्शनैलिटी अपने एल्गोरिथम में डालते जाएंगे। तो अभी हम कह रहे हैं कि अच्छा, आपके पास अगर ये दो एजम्पशन ले लें तो आपने रिलायबल डाटा ट्रांसपोर्ट का जो एल्गोरिथम होगा वो सिंपल सा होगा। ये आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे हैं, तो ये जो स्टेट है ये कह रही है कि आपका जो टीसीपी का जो टीसीपी लेयर पे आप इस स्टेट में होंगे, वेट फॉर कॉल फ्रॉम अबव, यानी कि आप एक फंक्शन होगा जो कि वेट कर रहा होगा कब मुझे एप्लीकेशन लेयर मुझे कॉल करे, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर के बाद जब भी डाटा होगा ना वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करती है। तो जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो वेट कर रही है। जब भी ये फंक्शन कॉल होता है RDD सेंड डाटा, तो ये एप्लीकेशन लेयर के पास डाटा आया था, उसने ये फंक्शन कॉल किया, तो उसके बाद हमने कहा था ना ऊपर आपके पास एक्शन होते हैं और नीचे आपके पास ऊपर आपके पास इवेंट होता है। कौन सा इवेंट अगर हुआ, नीचे आपके पास एक्शन आ रहे होते हैं। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो आपका ये एक्शन होंगे। मेक पैकेट, आप एक पैकेट बनाएंगे, ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्ट बन गया और आपने UDT सेंड फंक्शन के साथ उस पैकेट को सेंड कर दिया। तो ये जब फंक्शन कॉल होगा तो आपका जो पैकेट है वो नेटवर्क लेयर पे आ जाएगा। अब ये सेंडर साइड है, ठीक है। अब रिसीवर साइड पे एक फंक्शन जो है ना वो कॉल कर रहा होगा कि मेरे पास जो नेटवर्क लेयर से जो डाटा आ रहा है वो क्या है। जब भी नेटवर्क लेयर से एक डाटा आएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा RDT रिसीव। तो वो पैकेट इसने रिसीव कर लिए, इसने वहाँ उस पैकेट में से डाटा को एक्सट्रैक्ट किए और उसके बाद ये फंक्शन कॉल किया, और ये फंक्शन कॉल करने के बाद उसने उस डाटा को एप्लीकेशन लेयर को दे दिया। तो ये एक सिंपल सा एल्गोरिदम है। अगर आप ये फॉलो करें तो आप एक सिंपलेस्ट जो है ना ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें लेकिन बहुत बड़ी एजम्पशंस क्या हैं, आपका बिट एरर आप एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं होंगे, और आपका जो पैकेट जो लॉस होने के चांसेस हैं वो जीरो है। लेकिन हम कहते हैं कि आपके पास जो है ना, हम थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आपके पास चैनल है लेकिन उसमें बिट एरर भी हो सकते हैं। आपके पास कैसा चैनल है उसमें बिट एरर भी आ सकते हैं। अभी दूसरी एजम्पशन अभी भी हम ले रहे हैं कि आपका जो पैकेट होगा वो लॉस नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि अच्छा, आप किस तरह रिकवर करेंगे। अगर एरर आ जाता है तो आप किस तरह रिकवर करेंगे। तो इसके लिए हम ह्यूमन क्या करते हैं, जब भी कोई एरर आता है, फॉर एग्जाम्पल आप दो दोस्त हैं फ़ोन पे बात कर रहे हैं, एक को कुछ समझ नहीं आती, वो क्या करता है, वो उसको कहता है कि रिपीट करो जो भी तुमने अभी मुझे कहा है, मुझे उसकी समझ नहीं आई, क्या तुम इसको रिपीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो इसी तरह का हम कुछ काम जो है ना इधर भी कर सकते हैं। तो आप वो जो हम कहते हैं ना कि मैं लेट्स से आप कोई मुझसे बात कर रहे हैं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आती, तो मैं उसको ये कह सकता हूँ कि मुझे दोबारा रिपीट करो। तो उसका मतलब क्या है, मैं उसको फीडबैक दे रहा हूँ। तो एक्नॉलेजमेंट जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट जो है ना स्पेशल टाइप के पैकेट्स होते हैं जो कि रिसीवर यूज़ करता है सेंडर को बताने के लिए कि उसका जो पैकेट है वो ठीक पहुँच गया, ठीक है। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। रिसीवर क्या बताएगा, अगर पैकेट में एरर आएगा तो रिसीवर सेंड करता है उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट की, जो पैकेट पहुंच गया मेरे पास लेकिन वो जो पहुंचा है उसमें एरर है। तो उस केस में सेंडर क्या करता है, उस पैकेट को रीट्रांसमिट कर देगा। जब भी उसके बाद एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगी उस पैकेट को रीट्रांसमिट कर देगा। तो ये आपका जो नया प्रोटोकॉल है उसमें क्या है, आप एरर डिटेक्ट भी कर रहे हैं और फीडबैक कंट्रोल मैसेजेस यूज़ कर रहे हैं। सेंटर साइड सेंड करता है, या तो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, जहाँ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, जिससे सेंडर को पता चल जाता है कि जो पैकेट है वो ठीक पहुंच गया या नहीं पहुंचा। तो एक तो हमने मसला सॉल्व कर लिया। अगर बिट एरर होंगे तो हम उसको किस तरह उस पैकेट को रिकवर कर सकते हैं। अब अगर पैकेट आपका लॉस हो जाता है तो फिर क्या होगा। ये जो प्रोसीजर है काफ़ी कम्प्लेक्स है, इसको हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह करेंगे। तो अभी तक हमने जितना पढ़ लिए इसको एक दफ़ा आप बुक से पढ़ लें। बुक से अगर आप देखेंगे ना, तो अभी मैं देख रहा था, ये तो बहुत ज़्यादा आपने आपके लिए पढ़ने वाली चीज़ें आपको ज़रूरत है।
वो काफ़ी कम्प्लेक्स भी हैं, ठीक है। तो पेज थोड़ी ज़्यादा हो गई है मेरी, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे वाले जो लेक्चर है ना उसमें मैं अपनी पेज ज़रा कम रखूँ, क्योंकि आपने साथ साथ बुक की रीडिंग करनी है। अगर इसी पेज से मैं पढ़ाता रहा तो बड़ी जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना, और इतनी ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं मिलना फिर कि साथ साथ आप बुक रीडिंग कर सकें, ठीक है। तो पेज मैं अपनी थोड़ी कम कर लूँगा ताकि आप बुक भी रीडिंग कर लें, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन भी पूछने का आपको टाइम मिले। तो क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा अभी नहीं आ रहे कि मुझे तो लगता है आप जो है ना बुक रीडिंग नहीं कर रहे, तो बुक रीडिंग भी करें, जो लेक्चर आपसे भेजे जा रहे हैं वो भी देखें, वो भी शायद आप नहीं देख रहे, बहुत कम ही जो है ना मुझे लग रहा है आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन आप करें जो भी आपके आ रहे हैं, और बुक रीडिंग जो है ना वो मस्ट करें, ठीक है। पहले एक दफ़ा आप बुक पढ़ लिए करें, लेक्चर देखें, फिर बुक पढ़ें, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछें। अगर आप फिर लेक्चर देख के एक क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो एक तो फिर मुझे भी आप एक क्वेश्चन जो पूछ रहे होंगे वो इस तरह का होगा कि जिसकी मुझे भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप इस तरह की चीज़ें पूछ रहे होंगे, आप खुद भी कंफ्यूज होंगे, और आपका क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन भी नहीं आप पूछ सकेंगे, तो उसमें फिर आपको इशू होगा, ठीक है। तो एक दफ़ा आप देख लें, लेक्चर देख लें, फिर बुक रीडिंग कर लें, उसके बाद जो जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप पूछ लें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक इस तरह मैं करता हूँ, एक लाइव सेशन भी कर लेते हैं जिससे हम ये डिस्कस कर लेंगे कि हमें आपसे भी मैं फीडबैक ले लूँगा कि पॉजिटिव फीडबैक आप देते हैं या नेगेटिव आप एक्नॉलेजमेंट देते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीक हम एक लाइव सेशन करते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।